अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है। तो जो हमारा नया चैप्टर है उसका नाम है एंजाइम्स। काफ़ी छोटा चैप्टर है लेकिन एमडी कैट के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई 3-4 एमसीक्यूज आ ही जाते हैं एंजाइम्स के पीएच से मुतालिक, उसके स्ट्रक्चर से मुतालिक वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंजाइम्स होते क्या हैं। एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स दैट स्पीड अप द रिएक्शंस। ठीक है, मतलब इसका थोड़ा सा हम इसको गौर से देखें तो हमें पता चलेगा कि ये रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ना कि किसी नए रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। मतलब जो रिएक्शंस ऑलरेडी हो रहे होते हैं ना, उन्हीं को स्पीड अप करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी रिएक्शन को स्टार्ट करे, किसी रिएक्शन को इनिशिएट कराए, ऐसा नहीं होता। या किसी ऑलरेडी अकरिंग जो रिएक्शंस है ना, उनकी स्पीड को चेंज करे ताकि वो जल्दी जल्दी रिएक्शन हो जाए। वरना कोई एक जो रिएक्शन है ना, वो होते 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 सारी जिंदगी पे लगा सकता है, और हम इतनी देर में तो वैसे ही मर जाएंगे। इतनी लंबी हमारे पास टाइम है नहीं। तो एंजाइम ने क्या करना है, एंजाइम ने हमारा टाइम बचाना है, जल्दी जल्दी से काम करना है। तो आप लोगों ने भी एंजाइम्स की तरह अपने जो ये पढ़ाई वाला है ना प्रोसेस, इसको थोड़ा स्पीड अप ही रखना है, कैटलाइज्ड ही रखना है, इसको स्लो डाउन नहीं होने देना। आगे इसके फंक्शंस की बात करते हैं। तो एंजाइम्स कन्वर्ट मॉलिक्यूल्स कॉल्ड सबस्ट्रेट इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब सपोज इसके पास एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल आ रहा है, उसको तोड़ के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में बना देगा। मतलब ये एक बहुत ही लो लेवल एग्जांपल दी है मैंने आपको कि सुक्रोज का मॉलिक्यूल इसमें आया है, एक एंजाइम ने सुक्रोज को तोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज होगा ना, वो सुक्रेज होगा। ए एस ई वाले जितने भी वर्ड्स है, सारे के सारे एंजाइम्स है। मतलब अगर मैं कोई भी वर्ड ASE वाला लिख लूँ तो आप ब्लाइंडली मुझे बता सकते हो कि ये जो वर्ड है ना, ये वाला एंजाइम है। ASE यूज ही एंजाइम के नाम के साथ होता है। एंजाइम का सफिक्स है ASE, एज। ठीक है, और ये जो चेंज करते हैं ना प्रोडक्ट सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में, तो उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं कर रहे होते, बल्कि सिर्फ जो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है ना प्रोसेस की, उसको कम कर रहे होते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी वो टोटल एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन को अकर होने के लिए चाहिए होती है। मतलब सपोज अगर एक मॉलिक्यूल सुक्रोज से 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बने, तो मैं बिल्कुल एक रैंडम फिगर दे रही हूँ, मतलब मुझे नहीं पता कितनी एनर्जी चाहिए होती है। सपोज 100 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड है एक मॉलिक्यूल सुक्रोज को 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में बनने के लिए। लेकिन एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम उस 100 जूल एनर्जी को कम करता हुआ 50 जूल्स कर देगा। मतलब अब रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए 50 जूल्स एनर्जी चाहिए। तो अब 50 जूल्स एनर्जी चाहिए, इसका मतलब कम एनर्जी से काम हो जाएगा, और इसका मतलब काम जल्दी भी हो जाएगा। तो एंजाइम का जो फिनोमेना है काम करने का, वो क्या है कि वो जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, उसको लो करता है, और कोई इसका काम नहीं होता। ना ये सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को चेंज करता है ताकि वो जल्दी रिएक्ट कर लेना कुछ, और सिर्फ क्या करते हैं, ये प्रोसेस की एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है ताकि रिएक्शन जल्दी और कम एक्टिवेशन एनर्जी के साथ हो जाए, हमारी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम ना हो उस प्रोसेस में। प्रॉपर्टीज एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड और परमानेंटली ऑल्टर्ड बाय द रिएक्शन। ठीक है, हमने देखा होगा कि एंजाइम जो है ना, वो एक ही एंजाइम बेशुमार रिएक्शन, एक ही तरह के बेशुमार रिएक्शन यूज हो रहा होता है। या तो एक एंजाइम एक ही रिएक्शन कैटलाइज करा रहा होता है, या फिर एक तरह के ढेर सारे रिएक्शन कैटलाइज करा रहा होता है। और जब वो रिएक्शन कैटलाइज करा था तो खुद यूज नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि जो सुक्रेज था बस सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया और खुद भी तबाह बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। खुद वो उधर ही रहता है और फिर अगले सुक्रोज के मॉलिक्यूल का इंतजार करेगा उसको कन्वर्ट करने में। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि दे नेवर गेट कंज्यूम्ड अप, ठीक है, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड और परमानेंटली ऑल्टर्ड बाय द रिएक्शन। हाँ, थोड़ी बहुत ऑल्टरेशन आ जाती है, लेकिन वो जैसे रिएक्शन खत्म होता है उसके बाद चेंज होती है। वो आपने इंड्यूस फिट मॉडल पढ़ा होगा, वो भी हम आज डील करेंगे। तो उसमें क्या है कि जब भी कोई सबस्टेट आता है तो एंजाइम्स के मुताबिक थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन उसके बाद वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। तो इतना बड़ा मसले वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल है सुक्रेज, वही आगे एग्जाम्पल जो सुक्रोज और लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को तोड़ के देख ले। ये जो ASE लगा हुआ है ना इसके साथ, दैट इंडिकेट्स कि ये एक एंजाइम है। और जो ASE के जो पीछे वर्ड है ना, दैट इंडिकेट्स कि ये किस चीज का एंजाइम है। मतलब सुक्रोज की बात करें, सुक्रेज की बात करें, तो SUCR जो है ना वो इंडिकेट करे कि सुक्रोज का एंजाइम है, और ASE इंडिकेट करे कि ये एक एंजाइम है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इंग्लिश के ये रूल्स आ जाते हैं। अगर इंशाल्लाह हम इंग्लिश भी करेंगे तो ये उसी के रूल्स आ जाते हैं कि आप लोगों ने कैसे ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा वर्ड क्या है। मतलब वैसे तो हम इंग्लिश में वो एडजेक्टिव्स और नाउन वगैरह को डील कर रहे होंगे, लेकिन ये सारे भी रूल्स तो वही है ना कि ऐसा कौन सा सुफिक्स आ जाए जो हम इंडिकेशन मिल जाए कि अब ये इस ब्रांच से ताल्लुक रखता है।
तो ASE वाले जो वर्ड्स हैं वो हमारे पास एंजाइम से ताल्लुक रखते हैं। तो दो तरह के मॉडल हैं, इंड्यूस फिट मॉडल और लॉक एंड की मॉडल, इसको बाद में आके हम करते हैं। और आपने पढ़ा है एंजाइम जो है ना हीट रेजिस्टेंट होते हैं, pH रेजिस्टेंट होते हैं। इसके अलावा कोई भी इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं ना तो जो एंजाइम्स है ना बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये आप लोगों ने भी हम आगे डील करते हैं इंशाल्लाह। मतलब आज हमारा जो टॉपिक है ना आज के लेक्चर में हम लोगों ने एंजाइम्स को कम्प्लीटली डील करना है, क्योंकि एंजाइम्स इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि इस पर इतना दिन लगाया जाए। बचपन से पढ़ते जा रहे हैं एंजाइम्स के बारे में, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से ही करेंगे इसको भी तैयार। Enzymes are proteins that are used that help speed up metabolism or the chemical reactions in our bodies. They build some substances and break other down. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैटाबॉलिक रिएक्शंस करें, ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों रिएक्शंस करें, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं। आपको पता है मेटाबॉलिज्म में दो तरह के रिएक्शन आते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो जो एंजाइम है ना दोनों तरह के रिएक्शन करे, तो मतलब अगर सपोज एक एंजाइम जो सुक्रेज है वो सुक्रोज को तोड़ के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा है, तो कोई ना कोई एंजाइम इधर ऐसा भी होगा जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को जोड़कर सुक्रोज में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब कैटाबॉलिक रिएक्शन जहाँ हो रहे हैं वहां पर ऑल्टरनेटिवली एनाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं। कैटाबॉलिक में बड़े मॉलिक्यूल्स तोड़ के छोटे छोटे बनते हैं और एनाबॉलिक में छोटे मॉलिक्यूल जुड़ के बड़ा एक मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं जो स्टेबल होता है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव एंजाइम्स, मतलब हमारे जितने भी सेलुलर फंक्शंस है ना सब के सब एंजाइम्स ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो एंजाइम्स जो है ना बहुत ज़रूरी हैं हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे जीवन स्थान के लिए एंजाइम्स की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। हमारी बॉडी नेचुरली एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है। मतलब अगर हमारी डाइट अच्छी होगी ना, एंजाइम्स हैं क्या, एंजाइम प्रोटीन्स हैं, तो अगर हमारी प्रोटीनिक डाइट होगी, अच्छी डाइट होगी, तो उसी तरह से हमारे एंजाइम्स की क्वांटिटी भी अच्छी होगी और हमारे सेलुलर प्रोसेसेस जो है वो अच्छे तरीके से कैटालाइज्ड हो रहे होंगे। वरना फिर हम भी माल न्यूट्रिशन का शिकार होंगे। अफ्रीका के जो बच्चे हैं उनकी तरह हम भी कहीं ना कहीं इधर उधर पड़े होंगे अगर हमारी डाइट अच्छी ना हुई तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, अपनी डाइट को बेहतर रखें ताकि पढ़ाई भी की जा सके। Again, enzymes are proteins that act upon substrate and decrease the activation energy necessary for the chemical reaction to occur by stabilizing the transition state. The transition state क्या होती है? जब एंजाइम एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के दरमियान की ऑल्टरेशन के दरमियान में एक और स्टेट आती है जो कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें वो जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ना तो वो सबस्ट्रेट होता है ना वो प्रोडक्ट होता है, वो दरमियान की एक स्टेट में होता है जो एक थोड़ी सी हाई एनर्जी स्टेट होती है। लेकिन एंजाइम क्या करता है, एंजाइम उस हाई एनर्जी स्टेट की एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है ताकि वो आराम से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे होता है एंजाइम्स का काम। और एक बात हाँ वो ये है कि एंजाइम्स की डिस्कवरी किसने की थी, विल्हम कोहने। कोहने से आप लोगों ने याद रखना है विल्हम कोहने, कोहने व्हाटसोएवर यू कॉल इट। अच्छा ये पीटीबी या फेडरल में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये सिंध या केपीके में लिखा हुआ है इसके बारे में। तो चूंकि हमारा एनएमडी कैटर सो वी आर गोइंग टू डील दिस टू। तो विल्हम कोहने ने एंजाइम को फर्स्ट सबसे पहले डिस्कवर किया था और विच कम्स फ्रॉम एंशियंट ग्रीक। लफ्ज क्या है, असली ग्रीक लफ्ज है एंजाइमोन या एंजाइमन, ठीक है, जिसका मतलब है इन यीस्ट। मतलब सबसे पहले हमें एंजाइम यीस्ट से मिले थे ना फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू, तो तब विल्हम कोहने ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था एंजाइम को। अच्छा एक होता है डिस्कवर और एक होता है इन्वेंट, दोनों में बड़ा फर्क है। तो आप लोगों ने याद रखना डिस्कवर और इन्वेंशन में बड़ा फर्क है। डिस्कवर का मतलब होता है एक चीज पहले ही है नेचर के अंदर और उसको हमने बताया कि हाँ मुझे ये चीज मिली है, मतलब हमने खुद से वो चीज नहीं बनाई, वो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट थी बेशुमार पुराने सालों से और अब वो डिस्कवर हो चुकी है, मतलब अब वो सबकी नजरों के सामने आ चुकी है, उसको ऑन बोर्ड लाया जा चुका है। लेकिन जो दूसरी बात है इन्वेंशन, वो ऐसी चीज है कि वो पहले तो इस दुनिया में नहीं थी लेकिन किसी इंसान ने खुद से कोई चीज इजाद की है, बनाई है। मतलब अगर हम बल्ब की बात करें तो एडिसन ने खुद से बल्ब बनाया था, ये डिस्कवर नहीं हुआ था, ये इन्वेंट हुआ था। तो ये जो छोटी छोटी बातें है ना इन पे बहुत गौर करना है। वर्ड्स की सारी गेम है, वर्ड्स को टैकल करना आप लोगों ने सीखना है। तो ये डिस्कवरी थी कोहने ने की, ठीक है। और प्रेजेंट तो एंजाइम्स शुरू से ही थे, मतलब इस दुनिया के बचपन से एंजाइम प्रेजेंट थे, जब से दुनिया बनी तब से। स्ट्रक्चर की बात करते चलते हैं तो इनका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, आपने पढ़ा होगा, ये टर्शियरी प्रोटीन्स होती हैं। सारे एंजाइम जो है वो टर्शियरी प्रोटीन्स है, ठीक है।
ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, एक पैकेट टाइप होता है, पॉकेट टाइप होता है, इनमें उनको हम क्या कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट वो साइट है जिसके ऊपर एक जो मॉलिक्यूल है उसके आके लगना है, अटैच होना है और फिर उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा उसके प्रोडक्ट में, ठीक है। और सपोज ये एक एंजाइम है हमारे पास ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, तो ये जो पॉकेट से बनी है ना ये इसकी एक्टिव साइट है, और एक्टिव साइट को छोड़ के जो बाकी जितना भी है उसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। तो आगे हमारे पास ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मेक्स देम कॉम्पैक्ट एंड समवट स्फेरिकल। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की वजह से ना इसको आप देखोगे थोड़ा सा स्फेरिकल टाइप इसको टच आ रहा होगा, कोई भी एंजाइम जो है ना 3D शेप में आते हैं एंजाइम्स, ठीक है। द फंडामेंटल टास्क ऑफ प्रोटीन इज टू एक्ट एज एन एंजाइम कैटलिस्ट्स that increase the rate of virtually all the chemical reaction within the cell। मतलब मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि जितने भी केमिकल रिएक्शन है हमारे बॉडी में अकर हो रहे हैं सबके सब एंजाइम से ही कैटेलाइज करा रहे हैं। तो एंजाइम ने ही उनको स्पीड अप करना है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करना है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे केमिकल रिएक्शन है वो एंजाइम ही के बलबूते पर हो रहे हैं। एंजाइम ना होते तो हम ना होते तो ये दुनिया कैसे चलती। और एंजाइम्स कैसे बनते हैं अब आपको पता है कि मैंने सेंट्रल डॉग्मा लास्ट में पढ़ाया था आपको लास्ट लेक्चर में। तो वह सेंट्रल डॉग्मा हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन चूंकि कभी ना कभी हमें इस लफ्ज से वास्ता पढ़ना था तो मैंने सोचा कि लफ्ज से जरूर वास्ता पढ़ाना है, पूरे लेक्चर से वास्ता पढ़ा देते। तो सेंट्रल डॉग्मा था क्या, ये ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डीएनए से आरएनए बना मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से ट्रांसफर आरएनए से राइबोसोमल आरएनए, मतलब इन तीनों के मिले जुले काम के बदौलत हमारे पास प्रोटीन्स बनते हैं। और एंजाइम्स हमारे पास प्रोटीन्स है, तो हम कह सकते हैं कि आरएनए ही एंजाइम सिंथेसाइजिंग मशीनरी है, आरएनए ही ने एंजाइम्स बनाने होते हैं। एंजाइम्स आर वेरी एफिशिएंट, मतलब आप देख सकते हो ना एफिशिएंसी इनकी, आप देख सकते हो कि अपने आप को डिस्ट्रॉय किए बगैर ही किसी भी चीज का जो रेट है रिएक्शन का बेशुमार गुना इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्या ये एफिशिएंसी नहीं हुई। मतलब एफिशिएंसी सिर्फ वो तो नहीं ना होती जो इंसानों में होती है कि अगर हम बोलें कि ये बंदा ज़्यादा ही अपनी तारीफें करे तो हम आम जुबान में कहते तो बड़ी एफिशिएंसी हमारा है, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो लेकिन एंजाइम्स के ज़ुबान में जो एफिशिएंट लफ्ज़ है ना वो इस वजह से है कि वो बेचारे इतना दिन रात काम करते हैं और स्पीड बढ़ा देते हैं, मगर उनको खुद कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने मजबूत है, इतने एफिशिएंट है कि उनको किसी के बातों से, किसी के रवैयों से, सबस्ट्रेट के हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, ठीक है। वो वैसे के वैसे ही रहते हैं बेचारे, ठीक है। हाँ, अब आप उनकी एफिशिएंसी की ये बात चेक करें कि 1 सेकंड में 1 से 10,000 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के वो कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट में। मतलब आप सोच नहीं सकते कि वो कितने एफिशिएंट हैं आपके लिए जो बेचारे काम कर रहे हैं। तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके जो बायो के स्टूडेंट्स हैं ना उनको तो कुछ एक्स्ट्रा शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। मतलब इतने ज़्यादा डिजीजेस पड़ते हैं, तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है मुझे क्रिटिनिज्म नहीं है, तेरा शुक्र है मुझे मिक्सोडिमा नहीं है, मुझे थायराइड ग्लैंड का मसला नहीं है, मतलब कोई भी मसला नहीं है। तो शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का हर हाल में। और बायो वाले स्टूडेंट्स तो इसको ज़्यादा महसूस कर सकते हैं, और मेडिकल वाले स्टूडेंट्स तो कुछ एक्स्ट्रा ही, मतलब पहले एक इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए, फिर एक बायो वाले स्टूडेंट को एक्स्ट्रा शुक्र अदा करना चाहिए, फिर एक मेडिकल वाले स्टूडेंट को उससे भी ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि मेडिकल वाले स्टूडेंट का वास्ता पड़ना है आगे जाके पेशेंट से। तो फिर हर हाल में उसने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने मुझे इस हाल से भी महफूज रखा है, इस हाल से भी महफूज रखा है, और बाकी लोगों को भी शिफा दे अल्लाह ताला, आमीन। आगे बढ़ते हैं। कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 3 डिफरेंट सोर्सेज, प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं हमारे पास एंजाइम्स। तो बेशुमार एंजाइम्स की एग्जाम्पल है, तो उसमें परेशान नहीं होना आप लोगों ने। यीस्ट मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें से हमें वो एंजाइम्स मिलते हैं जो कि फर्मेंटेशन कराते हैं। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में एक कॉमन एग्जांपल है पेपेन, जो कि पपाया प्लांट में होता है, और ये क्या करता है, ये पपाया का जो फ्रूट है ना उसकी नॉरिशमेंट वगैरह में हेल्प कर रहा होता है, प्लांट ग्रोथ में हेल्प कर रहा होता है। और इसकी जो ऑप्टिमम पीच है ना वो 6 से 8 के दरमियान रहती है, मतलब बड़ा इसमें चेंज है, 5 से 8 कहीं ना कहीं लिखा तो कहीं 6 से 8 लिखाता है। तो ये आप लोगों ने इसको भी चेक करना है पपेन को। और एनिमल्स में तो बेशुमार आपको एग्जांपल्स पता होंगे, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा हुआ, उसमें बेशुमार एग्जांपल्स है हमारे पास। एरिप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, माइलेज हो गया, वगैरह वगैरह, मतलब जितने भी एज वाले चीजें हैं वो सारी हमारे पास एंजाइम्स आ जाती हैं। तो जो एंजाइम की जो शेप है ना उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर से हम गवर्न करते हैं, मतलब किस तरह की शेप है ये, और विच इज द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड दैट मेक अप द प्रोटीन्स। और फिर वो जो सीक्वेंस है वो 3 डायमेंशनल शेप में आपस में फोल्डिंग होती है उसमें, और तभी वो
टर्शरी स्ट्रक्चर बनाता है। अच्छा एक बात याद रखनी है, एंजाइम जो है ना, ऑल एंजाइम्स आर टर्शरी प्रोटीन्स, ठीक है, मतलब क्वाटरनरी नहीं है, टर्शरी, ठीक है, टर्शरी प्रोटीन्स एंजाइम्स। ये बात आप लोग नोट कर लें क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मतलब हम सोच सकते हैं कि एंजाइम्स ग्लोबुलर है तो हम कह देंगे कि दैट एंजाइम्स आर क्वाटरनरी प्रोटीन्स, लेकिन नहीं, एंजाइम्स आर एक्चुअली टर्शरी प्रोटीन्स। तो इस बात का खास ख्याल रखना है क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बात बता दी है, तो अब इस बात में गलती नहीं होनी चाहिए। An enzyme attracts substrate to its active site, ठीक है, वगैरह, ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि जो एंजाइम्स हैं एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है। एक्टिव साइट की मजीद 2 साइट्स होती हैं, मतलब अगर हम ऐसे करके एंजाइम बनाए कोई भी, तो एक्टिव साइट जो है ना, ये एक्टिव साइट है सपोज, इसकी मजीद 2 साइट्स हैं। एक हमारे पास आ जाती है बाइंडिंग साइट और एक आती है कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट पे सबस्ट्रेट ने आगे ना जुड़ना होता है, सबस्ट्रेट आके इसके साथ जुड़ गया, फिर जो सबस्ट्रेट जुड़ा हुआ है ना, कैटालिटिक साइट पे ना अमाइनो एसिड जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने सबस्ट्रेट की तोड़ फोड़ करना शुरू कर देनी है, सबस्ट्रेट को तोड़कर उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना शुरू कर देना है। तो ये होते हैं एक्टिव साइट के 2 मजीद साइट्स जो है हमारे पास, कौन सी, बाइंडिंग और कैटालिटिक साइट। अब एंजाइम्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, तो हमारे जितने भी बॉडी प्रोसेसेस हैं सब में एंजाइम्स यूज होते हैं। डाइजेशन में, ब्रीथिंग में, बिल्डिंग मसल्स, नर्व फंक्शंस, टॉक्सिन से निजात पाने के लिए, मेडिकेशन में, फूड प्रोडक्शन में, हर जगह तो एंजाइम्स ही घुसे हुए हैं। तो हमें एंजाइम्स का भी शुक्र अदा करना चाहिए। थैंक यू एंजाइम्स, हमारी जिंदगी को, हमारे जीवन को इतना सुंदर बनाने के लिए। आगे एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट वर्क बाय, तो आगे इनका वर्किंग फिनोमेना आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं ये, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं, मतलब उसको उछलने कूदने नहीं देते, ऐसा नहीं होने देते कि ट्रांजिशन जो स्टेट में जो भी मॉलिक्यूल है वो इतना स्टेबल हो जाए कि वो एक खुद से एक प्रोडक्ट बन जाए। मतलब ट्रांजिशन स्टेट में जो मॉलिक्यूल होता है ना वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है, तो उसको स्टेबल करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके आराम सुकून से, कोई मसला ना बने। बाइंडिंग सबस्ट्रेट, मतलब अभी मैंने आपको बताया कैटालिटिक साइड के अलावा जो हमारे पास बाइंडिंग साइड होती है ना, उस बाइंडिंग साइड ने सबस्ट्रेट को बाइंड करना होता है ताकि उस पर मजीद रिएक्शन हो सके। और बीइंग रीयूजेबल, हमने एफिशिएंसी पता किया है, पढ़ा है कि एंजाइम जो है ना इतना एफिशिएंट होता है कि वो बगैर खुद को डिस्ट्रॉय किए बार 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 यूज होते रहते हैं। तो हमारी बॉडी को कम ही एंजाइम चाहिए होंगे क्योंकि जो एंजाइम है ना वो बार बार तो रीयूज हो जाते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय तो नहीं ना होते कि बॉडी को बार बार एंजाइम बनाने पड़ जाए, वो रीयूज होते हैं तो बार बार एंजाइम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाईली स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम्स, इस बात का क्या मतलब है, एक और इम्पॉर्टेंट बात आ गई है, हाईली स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक होने का मतलब ये है कि जो एंजाइम्स हैं हमारे पास वो एक खास सबस्ट्रेट को या एक खास ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो सुक्रोज है, सुक्रेज है, वो आगे पीछे दाएं बाएं जल जाता हर चीज को कन्वर्ट करता चले, वो सुक्रोज को ही कन्वर्ट करेगा या फिर उससे रिलेटेड 2-3 और सबस्ट्रेट्स को। तो अपने ये एक्शन में हाईली स्पेसिफिक होता है, अगर इनके ऊपर कोई और सबस्ट्रेट आके लग जाए जिसके लिए वो नहीं बने तो ये उस पर रिएक्ट ही नहीं करेगा, उसको कन्वर्ट ही नहीं करेगा, उसको चेंज ही नहीं करेगा प्रोडक्ट्स में। ये एक जो बात लिखी हुई है आप लोगों ने खुद पढ़नी है ताकि आप लोग भी तो कुछ करें ना। अच्छा, enzymes are proteins made up of amino acid linked together in polypeptide chain and their structure is characterized by the following। ये बात आपको समझ आ गई है। तो स्ट्रक्चर इनका क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ना सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन से पता चलता है कि एंजाइम्स किस टाइप के अमीनो एसिड से बना हुआ है, ठीक है। फिर वो आपस में कोई होकर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम कहते हैं कि अब ये टर्सरी स्ट्रक्चर में आ गया है, अब एंजाइम्स टर्सरी स्ट्रक्चर गेन कर चुके हैं। कैटालिटिक एक्टिविटी होती है इनकी, तो हमें पता है कि कैटालिटिक एक्टिविटी क्या होती है, ये किसी भी चीज को एनाबोलाइज या कैटाबोलाइज कर रहे होते हैं। एक्टिव साइड पे कैटालिटिक एक्टिविटी हो रही होती है। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर हमारे पास एक ऐसी चीज होती है, मतलब हमें अपने रिएक्शंस के लिए एंजाइम्स की जरूरत है, तो एंजाइम्स भी तो इंसान है ना, उनके पास भी तो दिल है ना, नहीं ये तो मैंने फजूल बात की, खैर इसको छोड़ो। एंजाइम्स जो है ना, एंजाइम्स को भी अपने फंक्शंस करने के लिए ना कुछ चाहिए होता है, तो वो कुछ ना कुछ क्या होता है, वो कुछ ना कुछ होता है कोफैक्टर। मतलब एंजाइम्स हमारे पास प्रोटीन होते हैं, तो एंजाइम्स को अपने फंक्शन को मजीद तेज करने के लिए एक और नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है, और वो नॉन प्रोटीन पार्ट हमारे पास होता है
कोफैक्टर, ठीक है। इससे क्या करना होता है, कभी कभार ये एंजाइम के रिएक्शन को मजीद तेज करता है, कभी कभार ये एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान ब्रिज का काम कर रहा होता है। हाँ, ब्रिज बन के नीचे पानी बना देते हैं। एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान ब्रिज का काम कर रहा होता है, कभी कभार ये डायरेक्ट सबस्ट्रेट पर एक्ट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास सारे काम आ जाते हैं कोफैक्टर की, ठीक है। तो कोफैक्टर केमिकल रिएक्शंस में एंजाइम्स की मदद कर रहा होता है। आगे हम डील करेंगे कोफैक्टर की भी टाइप्स को, पहले हम इसी को खत्म करते हैं। डीनेचुरेशन, जो हमें पता है कि एंजाइम जो है ना, जो कम टेम्परेचर होता है ना, तो मतलब जिस टेम्परेचर पे वो काम करते हैं एंजाइम्स, ह्यूमंस के लिए जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है ना, वो हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। उससे ज़्यादा हो तो आपको पता, आपको फीवर हो जाता है, और फीवर में आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर बॉडी के एंजाइम्स थे, जिन्होंने आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी थी, हाई टेम्परेचर की वजह से वो काम करना छोड़ चुके हैं और आपके अंदर अब एनर्जी नहीं रही, तो इसलिए आप थका थका महसूस करते हैं। पायरोक्सिया की जो सिचुएशन आ जाती है हमारे पास, ठीक है। और एंजाइम्स जो है ना, वो हाई टेम्परेचर पर डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऑप्टिमल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, ठीक है। और अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में चेक करें तो 98 पॉइंट समथिंग आता है। तो अगर उससे थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, मतलब 37 से 38 हो जाए, तो इंसान तो वैसे मर जाएगा, क्योंकि पहले उसके एंजाइम्स मरना शुरू हो जाएंगे। मरने से मुराद कि वो डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे, उनकी जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, प्रोटीनिक स्ट्रक्चर है, वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो काम करना छोड़ देंगे। और एंजाइम से काम करना छोड़ा तो समझो इंसान ने भी काम करना छोड़ दिया। आगे है दूसरी बात है पीएच। तो हर एंजाइम की अपनी अप्रोप्रिएट पीएच होती है। उस अप्रोप्रिएट पीएच के ऊपर एंजाइम्स काम करते हैं बेहतरीन तौर पर। अगर उस पीएच से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे हो जाए, थोड़ा सा एसिडिक एनवायरनमेंट ज़्यादा हो जाए, थोड़ा सा बेसिक एनवायरनमेंट ज़्यादा हो जाए, तो एंजाइम्स काम करना छोड़ देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करनी थी। 3 तरह के टेम्परेचर होते हैं जिसके अंदर बच्चे जो है ना ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। तो आप लोगों ने ये चेक करना है कि पहली तरह का जो टेम्परेचर है हमारे पास है मिनिमम टेम्परेचर। पहले ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर तो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर जो है ना एंजाइम्स वो बेहतरीन तौर पर काम कर रहे होंगे। तो जो ह्यूमंस है ना, ह्यूमंस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारे पास आता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये ह्यूमंस की बात हो रही है, इंसानों की, आप लोगों की नहीं हो रही बात, इंसानों की बात हो रही है, ठीक है। और अगर हम ऐसे बात करें तो बर्ड्स के लिए 41 डिग्री सेल्सियस है। मतलब डिफरेंट जो स्पीशीज है ना, उनके लिए डिफरेंट टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। लेकिन अब हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर का इंसान को पता था, अब हमारे पास दो और यहाँ पर एंटिटीज नजर आ रही हैं, दो और फिनोमिना नजर आ रहे हैं। एक है मिनिमम टेम्परेचर, एक है मैक्सिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो एंजाइम्स है ना, उससे कम मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर पे तो उन्होंने बेहतरीन काम करना है ना। ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे काम तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर ऐसा होता है कि अगर मिनिमम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर हो गया तो एंजाइम्स जो है ना इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं। या अगर हम इसको उल्टा बोलें तो मिनिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर इनएक्टिव एंजाइम्स एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर इस टेम्परेचर तक पहुंचा दिया उनको तो इनएक्टिव एंजाइम्स एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, और इस टेम्परेचर से नीचे चले गए तो एक्टिव एंजाइम्स इनएक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। और मैक्सिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर एंजाइम्स डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे। लगा मैंने डीनेचर का सिग्नेचर ही है, हालांकि ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ डीनेचर ही लिखा है। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि ये जो तीन है ना चीजें, तीन वर्ड्स, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, और जो एग्जामिनर है ना वो इन्हीं वर्ड्स में गेम खेलते हैं, इन्हीं वर्ड्स के साथ, और बच्चों के नंबर काट लेते हैं। तो क्या है, मिनिमम टेम्परेचर पे जो एक्टिव इनएक्टिव एंजाइम्स है ना, मतलब अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर सपोज 0 डिग्री सेल्सियस था, अभी वो 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो 30 हम कह सकते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर है कि जो एंजाइम 0 डिग्री सेल्सियस पर इनएक्टिव पड़े हुए थे। मतलब मिनिमम टेम्परेचर पर डीनेचर नहीं होता उसका, उनका स्ट्रक्चर एंजाइम्स का, बस वो इनएक्टिव हो जाते हैं, वो काम करने के काबिल नहीं रहते। तो जो इनएक्टिव एंजाइम्स पड़े हुए थे वो अब एक्टिव होना शुरू हो गए हैं मिनिमम टेम्परेचर पे। फिर पहुंचते पहुंचते वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पहुंचेंगे जब वो बेहतरीन तौर पे काम करेंगे। अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से मजीद टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन से इतना मसला नहीं बनेगा, लेकिन जब फ्लक्चुएट ज्यादा कर जाएगा टेम्परेचर
मतलब सपोज 30-70 की सेल्सियस था, अब वो 40 हो गया, तो 40 में जाके एंजाइम मतलब 40 नहीं 38 पे ही सारी एसिड तेसिड फिर जाती है। मैक्सिमम टेम्परेचर है, एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखना है आप लोगों ने कि इन तीनों फिनोमिनास में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आगे हम पीएच की बात कर रहे थे, तो हर एंजाइम की अपनी एक ऑप्टिमम पीएच होती है। ये देखो पीएच, हर एंजाइम की अपनी एक ऑप्टिमम पीएच होती है, इसमें वो बेहतरीन तौर पर काम कर रहा था। उस पीएच से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे है तो उनका जो एसिडिक स्ट्रक्चर है या फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो उनके अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है वो तबाह बर्बाद हो जाता है, नीस्त नाबूद हो जाता है, और फिर हमारे पास जो एंजाइम्स हैं वो सही से काम नहीं कर पाते। आगे सेवरल फंक्शंस है, ये वो है हमारे पास फिनोमेना जो एंजाइम की उसको फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। एंजाइम कंसंट्रेशन मतलब अगर हमारे पास 100 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं और उस वक्त हमारे पास 20 एंजाइम्स पड़े हुए हैं, तो 20 एंजाइम एट अ टाइम 20 सबस्ट्रेट को ही डील कर रहे होंगे ना, बाकी के 80 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। और अगर हम उसी के अंदर एंजाइम्स और ऐड कर दें, तो हम 50 एंजाइम्स और डाल देते हैं, तो फिर वो 20 के साथ साथ 50 और सबस्ट्रेट को डील करेंगे और 70 सबस्ट्रेट डील हो रहे हैं एट अ टाइम, ठीक है। तो अब रेट उस रिएक्शन का डबल से भी ज्यादा नहीं हो जाएगा, मतलब रेट बढ़ नहीं गया। एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने से मतलब सबस्ट्रेट के लिमिटेड कॉन्सेंट्रेशन को रखते हुए, मतलब पहले भी 100 थी बाद में भी 100 है, सबस्ट्रेट के मिनिमम लिमिटेड कॉन्सेंट्रेशन को ध्यान में रखते हुए हम एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे, तो जो रिएक्शन है ना एंजाइम का, उसकी स्पीड मजीद बढ़ जाएगी, जो रिएक्शन रेट है वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास 100 सबस्ट्रेट है और 100 ही एंजाइम्स है, हम मजीद उसमें 100 एंजाइम और ऐड करें तो फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे सबस्ट्रेट्स तो यूटिलाइज हो रहे हैं। अब और हम एंजाइम डालते हैं ना डालते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एंजाइम जैसे खाली ही पड़े रहेंगे। इस तरह से बात है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की। अगर हमारे पास 20 एंजाइम्स पड़े हुए हैं, सबस्ट्रेट हमारे पास 10 है, तो अगर हम 10 और सबस्ट्रेट ऐड कर ले तो रेट जो है ना रिएक्शन का वो तेज हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास 20 एंजाइम्स हैं और सबस्ट्रेट पहले के ही 20 पड़े हुए हैं, मजीद सबस्ट्रेट ऐड करने से उसके रेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट वही का वही रहेगा। क्यों? क्योंकि सारी जो कैटालिटिक साइट्स थी वो तो फिल्ड है, सारी एक्टिव साइट्स पे तो पहले के ही सबस्ट्रेट जुड़े हुए हैं। मजीद सबस्ट्रेट आकर लगे तो कहाँ लगे, तो मजीद ऐड करने से फिर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर की बात कर ले तो टेम्परेचर मैंने अभी काफी डिटेल से डिस्कस कर लिया है, पीएच भी डिस्कस कर लिए। एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं कि अगर जो एक रिएक्शन है बहुत ज्यादा हो चुका है, उसके बेशुमार प्रोडक्ट्स बन गए हैं, तो कोई और एंजाइम उसको सेंस करता है कि अब इतने प्रोडक्ट्स बन के अब मजीद प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, तो वो पहले वाले एंजाइम को जाके इनहिबिट कर देते कि बस भाई अब रुक जाओ, मजीद रिएक्शन करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मजीद रिएक्शन को फास्ट करने की जरूरत नहीं है, अब रिएक्शन को रोक दिया जाए। आगे ये सेवरल फैक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। आगे हम कोफैक्टर की बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि हम इसको डिस्कस करेंगे लाजमी। तो व्हाट इज कोफैक्टर? कोफैक्टर इज द नॉन प्रोटीन पार्ट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ एंजाइम फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, ठीक है। अब ये दो तरह के होते हैं कोफैक्टर्स। एक हमारे पास होते हैं, अच्छा दो तरह से हम इनको डील कर लेते हैं। पहले हम डील करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के तौर पे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के तौर पे, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स है ना, उसमें हमारे पास आ जाते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप या फिर कोएंजाइम, और इनऑर्गेनिक में हमारे पास एक्टिवेटर्स आते हैं। एक्टिवेटर्स क्या होते हैं? एक्टिवेटर्स मेटल आयंस होते हैं। ऐसे मैं सब कुछ ना छोटे छोटे लिख रही हूँ। मेटल आयंस होते हैं मतलब Mg++ जो हमारे पास हीमोग्लोबिन में यूज होता है, नहीं सॉरी क्लोरोप्लास्ट में यूज होता है ये वाला आयन, और हीमोग्लोबिन में बस आयरन यूज होता है। और ऑर्गेनिक में हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप या फिर कोएंजाइम यूज होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते चलते हैं। अगर जो नॉन प्रोटीन पार्ट कोई भी इनऑर्गेनिक आयन है तो हम उसको बोलते हैं एक्टिवेटर, ठीक है। मतलब अगर किसी भी एंजाइम को मजीद अपने फंक्शनिंग के लिए किसी न किसी इनऑर्गेनिक आयन की जरूरत है, तो हम बोलेंगे कि वो जो इनऑर्गेनिक आयन था जिसने एंजाइम के रिएक्शन को मजीद स्पीड अप किया है, वो हमारे पास है एक्टिवेटर। और अगर वो जो कोफैक्टर है वो हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दो तरह का हो सकता है। या तो एंजाइम के साथ बहुत ज्यादा कोवलेंटली बॉन्डेड हो, तो हम बोलते हैं कि फिर वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जो एंजाइम के साथ बहुत जोर से जुड़ा होगा। और इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्रोम ग्रुप आती है, ठीक है, जो हमारे पास यूज होता है साइटोक्रोम्स के अंदर।
और अगर वो जो मॉलिक्यूल है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड ना हो, मतलब वो जब जरूरत पड़े तब आके अटैच होता है, जब जरूरत खत्म हो जाए तो फिर वो डिटैच हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं कि वो एक को एंजाइम है। तो आप लोगों ने ये 3-4 जो टर्म्स है ना, इनको बहुत ही गौर से पढ़ना है। एक्टिवेटर इनऑर्गेनिक आयन है जो कि एंजाइम के, अच्छा इन्होंने तीनों ने करना क्या है, तीनों कोफैक्टर्स की एग्जांपल है, तो इन्होंने एंजाइम के रिएक्शन को मजीद तेज करना है, एंजाइम की हेल्प करनी है। कोफैक्टर हम ऊपर डील कर चुके हैं, आप लोगों को अभी तक नहीं पता चला तो आप दोबारा थोड़ा सा बैक करके उसको सुने। तो प्रोस्टैटिक ग्रुप हमारे पास आ जाता है जो कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, और जो कोएंजाइम है वो हमारे पास नॉन कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, मतलब वीक बॉन्डिंग होती है उनके दरमियान। अब एक और बात है, एपो एंजाइम क्या होता है? जब किसी एंजाइम के साथ कोफैक्टर ना जुड़ा हो और वो इनएक्टिव स्टेट में पड़ा हो तो हम बोलते हैं वो एपो एंजाइम है। लेकिन जब हम एंजाइम के साथ कोफैक्टर को जोड़ दें और अब वो कोई भी काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो हम बोलते हैं कि ये होलो एंजाइम है हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि एपो एंजाइम इनएक्टिव होता है, जबकि जो होलो एंजाइम है ना वो हमारे पास एक्टिव होता है। आगे हमारे पास एंजाइम्स दो तरह के होते हैं, मतलब दो तरह के मॉडल्स होते हैं एंजाइम्स के बारे में, सजेस्ट किया था दो तरह के मॉडल्स दो अलग अलग लोगों ने, लेकिन जो ज़्यादा इसमें एप्लीकेबल है ना, जो समझा गया था कि ज़्यादा बेहतर मॉडल है वो है इंड्यूस फिट मॉडल। अब दोनों मॉडल्स हैं कि एक हमारे पास लॉक एंड की मॉडल और दूसरा हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल। तो लॉक एंड की मॉडल में क्या कहा जाता है कि जो एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट है ना वो रिजिड होती है और उसकी जो शेप है ना वो चेंज नहीं होती, वही शेप होती है जिसमें सबस्ट्रेट आके फिट हो सकता है, उसके अलावा कोई और सबस्ट्रेट नहीं आ सकता उसमें, एक ही सबस्ट्रेट आएगा उसमें फिट हो जाएगा और उसकी जो शेप है ना वो चेंज नहीं होगी, उसी शेप के थ्रू वो सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगा। जबकि जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है ना उसमें क्या होता है, उसमें उन्होंने कहा था कि जब भी कोई सबस्ट्रेट आता है ना तो एंजाइम सबस्ट्रेट के मुताबिक अपनी जो एक्टिव साइड है ना उसको थोड़ा बहुत चेंज कर लेता है ताकि बेहतर तौर पे उस पर रिएक्ट कर सके, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके बेहतर तौर पर। तो ये हमारे पास आ जाता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो एक हमें एमएल फिशर ने दिया था लॉकन की मॉडल, और कॉस्टलैंड ने हमें दिया था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। कॉस्टलैंड का जो मॉडल है ना वो ज़्यादा एप्लीकेबल है हमारे पास। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एमएल फिशर ने 1899 में दिया था लॉकन की मॉडल, कुछ बुक्स में 1900 लिखा हुआ है, कुछ में 1899 लिखा हुआ है, तो ये आप लोगों ने देख लेना। वैसे मेरा ख्याल है पीटीबी के मुताबिक चलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और डैनियल कॉस्टलैंड जो है ना उसने 1958 में दिया था ये वाला मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो यहाँ पे थोड़े से डिफरेंसेस हैं इनके कि induced fit model is supported by a lot of evidences. For example, some enzymes can catalyze reactions with multiple substrates. जैसे हमने ऊपर बात की थी कि एंजाइम जो है ना जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट को डील करे, वो एक तरह के ज्यादा सबस्ट्रेट को डील कर सकता है। लेकिन अगर वो लॉकन की मॉडल को हम देखें तो लॉकन की मॉडल के मुताबिक वो एक ही सबस्ट्रेट को डील कर सकता है, उसके जो सिमिलर सबस्ट्रेट है उनको भी डील नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें फिट ही सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट होता है, एक ही किस्म का सबस्ट्रेट होगा फिट। लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक एंजाइम जो है ना वो जो एक थोड़े से डिफरेंट सबस्ट्रेट्स भी है ना उनके मुताबिक खुद को चेंज कर लेगा, लेकिन एंड में रिएक्शन के बाद वो दोबारा अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। Both models propose that enzymes are more specific, yet while the Lock and Key model proposes that enzymes can only bond with a specific substrate, जबकि induced fit model कहता है कि वो एक जैसे सबस्ट्रेट के साथ बॉन्डिंग कर सकता है जो एक जैसे हों लेकिन एक जैसे ना भी हों, थोड़ा बहुत डिफरेंस उनमें आ रहा हो। अब लॉक एंड की मॉडल है, ये देखो जरा कि ये हमारे पास एक्टिव साइट है, इससे बनाते हैं, ये हमारे पास एक्टिव साइट है और ये सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर है। तो अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि जो एक्टिव साइट है ना और जो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है उनकी जो वो है ना एक पजल टाइप से बने हुए हैं। मतलब जो एक्टिव साइट में जो स्ट्रक्चर है ना सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल में ऐसा स्ट्रक्चर है कि वो एक्टिव साइट में फिट होगा, और यहाँ पर देखो तो एक्टिव साइट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, वैसे की वैसे रही और वैसे इनमें बाइंडिंग होगी है। लेकिन अगर हम इंड्यूस फिट मॉडल में देखें तो यहाँ पर देखो कि जो एक्टिव साइट थी ना वो थोड़ी कर्व थी, जबकि सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल थोड़ा सा जो स्ट्रिक्ट एजेस के साथ था। लेकिन जब एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल आके बाइंड किए तो एक्टिव साइट सर्कुलर से वैसे ही थोड़ी सी रेक्टेंगुलर हो गई है ताकि सबस्ट्रेट आराम से उसमें बाइंड कर सके। तो ये हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो कि ज्यादा अच्छा माना जाता है। आगे हम बात करते हैं कुछ एंजाइम्स की एग्जांपल्स की। वैसे तो पीटीबी में बेशुमार एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, उनकी पीएच लिखी हुई है, वो पीएच आपने लाजमी याद करनी है क्योंकि उनमें से क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं।
बाकी हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो पेप्सिन जो है वो जो 2 pH पे मैक्सिमम काम करता है, 2 pH पे यूजुअली। यहाँ पे थोड़े से और एक्सटेंट्स लिखे हैं, मतलब 2.5 पे काम कर रहा होगा, और 1 से 4 के दरमियान वो यूजुअली काम कर ही लेता है एसिडिक pH में। कैटालेस की बात करें तो वो 9 pH पे काम कर रहा होता है। माल्टेज की बात करें तो 6.1 से 6.8 वगैरह वगैरह, मतलब सारी एग्जांपल्स लिखी हुई है, आप लोगों ने एग्जांपल्स देख लेनी है। बाकी एंजाइम्स का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। जो कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है ना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। ये लेक्चर पहले काफी लंबा हो चुका है, तो इस लेक्चर को आपने अच्छे से सुनना है और एंजाइम की बुक से रीडिंग लाजमी करनी है। अल्लाह हाफिज।